हेलो बच्चों, तो हम लोग एचसीबी का सोल्यूशन सीरीज कर रहे थे। ठीक है। और इसमें जितने कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए थे। अब इस सेशन में हम लोग जो एक्सरसाइज का पार्ट है जिसमें हमें 52 क्वेश्चंस के बारे में ये पढ़ना है, 52 क्वेश्चंस। ठीक है। इसी का सोल्यूशन हमें समझना है। ठीक, इसी को हम इसमें कवर करेंगे। अच्छा, कई बार एक हमारे माइंड में ये बैठ जाता है कि अगर हमारा थियरी नहीं क्लियर है, ठीक है, तो हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि थियरी से ही न्यूमेरिकल सीखा जाए, न्यूमेरिकल से भी न्यूमेरिकल को सीखा जा सकता है। ठीक, मतलब जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते चलेंगे वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। अब बात करें हम ये जो एससीबी में 52 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके लिए, ठीक है, बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हें क्लास नाइन्थ में जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया जाता है, बस अगर वो इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, ठीक, और मल्टीप्लाई करने आता है, ऐड करने आता है, सब्ट्रैक्ट करने आता है, तो ये जो 52 क्वेश्चन ये पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे। ठीक है। और किसी भी थियरी का रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट बताएंगे या क्वेश्चंस बताएंगे उसमें हम कॉन्सेप्ट को भी बताते चलेंगे। ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है, एमसीक्यूज को इसमें हम कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट जो एक्सरसाइज का पार्ट है, एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब देखो, इसमें दो क्वेश्चन है। अब पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, पहले हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ लें तो उसका हमें फिगर बनाने आना चाहिए। ठीक है। जैसे इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है, अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो हमें डायरेक्शन के बारे में ये नॉलेज है। ठीक, कि मान लो अगर इस तरह से हम बनाते हैं तो ये नॉर्थ होता है किसी प्लेन में, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। इतना आइडिया होना चाहिए। अब क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है, ठीक, या जो पर्सन है वो यहाँ पे है। अब दिया हुआ है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, 50 मीटर जा रहा है। किधर, नॉर्थ। तो ये मान लो 50 मीटर हो गया, नॉर्थ हमने बना दिया। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद दिया है कि 40 मीटर ड्यू ईस्ट। अब ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये गया 40 मीटर इस डायरेक्शन में। उसके बाद 20 मीटर ड्यू साउथ, साउथ मतलब यहाँ पे डाउनवर्ड, तो ये 20 मीटर नीचे आ गया। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। ठीक है। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस के लिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो एक्चुअल पाथ है उसी का हमें लेंथ कवर बता देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 50 प्लस 40 प्लस 20, ये आ जाएगा 110 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस का आंसर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो इनिशियल और ये पॉइंट क्या है, फाइनल है, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का लेना देना एक्चुअल पाथ से नहीं होता है, केवल इनिशियल टू फाइनल से होता है। यहाँ पे तो हमने ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अगर हम देखें कि यहां से लेकर यहां तक 50 है और ये कितना है, ये 20 है, तो ये कितना होगा, ये 30 हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ये अगर 40 है तो ये भी कितना होगा, 40। अब अगर पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया 50 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसका डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। अब डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पे हम लोग एंगल का हेल्प लेते हैं कि हम इस एंगल को कैलकुलेट कर लें। तो मान लेते हैं ये थीटा है, तो अगर हम एंगल को कैलकुलेट करेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, 30, बेस कितना 40, तो ये कितना आ गया 3/4। अब एग्जैक्ट एंगल को निकालने के लिए हमारे पास एक स्पेशल ट्रायंगल होता है। ठीक, स्पेशल ट्रायंगल का मतलब कि एक ट्रायंगल होता है जिसके साइड्स 3, 4 और 5 होते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक एंगल 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल होता है 53, और ये जो 3 के सामने वाला होता है ये 37 होता है। ये ट्रायंगल हमें याद होना चाहिए। अब इस ट्रायंगल से अगर हम टेन 37 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो 3/4 है ये किसका वैल्यू है, टेन 37 का। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, 37 डिग्री। ठीक है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट का अगर डायरेक्शन बताना है तो इसका डायरेक्शन हम ये बोल सकते हैं कि 37 डिग्री, 37 डिग्री किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में ऑफ ईस्ट, मीन्स ईस्ट के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसका डायरेक्शन।
ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब उसके बाद जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है वो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही रिलेटेड है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट दिया हुआ है, goes along the x axis to point 20, 0 and then returns along the same line to the point। उसके बाद कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -20, 0 दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद में फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। तो पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। फिगर बना लेने से क्वेश्चन वैसे ही आसान हो जाता है। तो मान लो यहाँ पे ये ऐसे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लेते हैं पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे है, ठीक, 0, 0 पे है। इसके बाद अगर ये पार्टिकल 0, 0 पे है और ये कहाँ पे जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ये जाता है तो ये यहाँ पे पहुंच गया, ये कोई पॉइंट है ए और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 20 मीटर, 0 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ये सेम लाइन के अलोंग ट्रेवल करता है और वापस यहाँ पे किसी पॉइंट पे आ जाता है इस तरह से, और ये जो पॉइंट है ये बी है और इसका कोऑर्डिनेट है -20 मीटर, 0 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके लिए या इस कंडीशन में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस तो बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इधर कितना ट्रेवल किया, 20 मीटर, वापस आया 20 और इधर कितना गया 20, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 मीटर। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन के लिए हमें एक्चुअल पाथ से कोई मतलब नहीं होता है, केवल इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है। तो ये इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन है, तो अगर हम यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हैं वेक्टर से तो ये जो है ये कितना आएगा 20 मीटर। और अगर इस डायरेक्शन की हम बात करें तो इसको हम लोग, ठीक है, या तो वेस्ट डायरेक्शन राइट कर सकते हो या तो -i कैप से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था तो हमने केवल मैग्नीट्यूड से काम चला दिया, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हो गए इस तरह से। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन है इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट और यहाँ पे दिया हुआ बस टेक्स 8 आवर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, एवरेज स्पीड ऑफ द बस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझते हैं। मान लो यहाँ पे दे रखा है, इसको मान लेते हैं ये पटना है और यहाँ पे मान लेते हैं ये रांची दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट अगर हम ले एयरवेज के थ्रू तो ये कितना है 260 किलोमीटर है। अच्छा, इसको हम डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर, तो अगर बाय एयर है तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। अब यहाँ पे अगर हम जो 360 दिया उसका क्या मतलब है, क्योंकि बस तो घूमते हुए जाएगी बाई रोड, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 320 किलोमीटर। और ये जो टाइम ले रहा है, ठीक है, इसका टाइम दे रखा है कि ये टाइम ले रहा है हाफ आवर का, 30 मिनट का, और जो बस से टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 8 आवर। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, पहला क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज स्पीड बताना है किसके लिए, प्लेन के लिए। तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही हम यूज करेंगे। तो प्लेन के लिए 260 यूज करेंगे, 260 अपॉन, और ये हो गया हाफ आवर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आ गया किसके लिए, प्लेन के लिए। ठीक है, उसके बाद अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है एवरेज स्पीड चाहिए बस के लिए भी। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 320 और टाइम कितना है 8 आवर, तो ये कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया पहला और दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। तो एवरेज वेलोसिटी में, ठीक है, जब हम प्लेन का राइट करेंगे तो उसके लिए सिंबल भी हम अलग लिख रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, अगर हमने वेक्टर नहीं बनाया तो एवरेज स्पीड है, अगर हमने वेक्टर बना दिया तो ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी हो गया प्लेन के लिए। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो प्लेन के लिए, एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि जो एरोप्लेन अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है,
तो अब इस केस में यहाँ पे हम अगेन क्या यूज करेंगे, 260 अपॉन हाफ आवर। तो अगेन ये कितना आ जाएगा, 520 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन बोथ आर सेम। ठीक है, अब अगर अगले क्वेश्चन पे हम आ जाएं, लास्ट वाले पे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। ठीक है, तो जब बस के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, ठीक, तो यहां पर हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो अगेन यहाँ पे हम 260 ही यूज करेंगे, लेकिन जो टाइम है, ठीक है, बस के लिए निकाल रहे हैं तो टाइम बस वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा ये, 130/4, 65/2, यह आ जाएगा 32.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें ये 4 क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे, तो ये आ गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाई हिज कार द मीटर रीड्स। ठीक है, और उस मतलब उसमें जो स्पीडोमीटर वो रीड कर रहा है कितना, इतना रीड कर रहा है। उसके बाद व्हेन ही रिटर्न होम आफ्टर 2 आवर्स, रीडिंग इतनी हो जा रही है। ठीक, तो जो फाइनल रीडिंग है, ठीक है, फाइनल रीडिंग वो कितनी दी हुई है, फाइनल रीडिंग है 12416। ठीक, और जो इनिशियल रीडिंग है पहले, वो रीडिंग कितनी थी, 12352। ठीक, तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि कार ने कितना एक्चुअल में डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों को माइनस कर दें। तो जब इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 64 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस निकल गया। उसके बाद में अब यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज स्पीड। तो अगर एवरेज स्पीड निकालना है, तो मतलब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 64 आया, टाइम कितना आया है, टाइम यहाँ पे 2 आवर लग रहा है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन इसका है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, वो क्या है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अब इसमें हमें एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है। तो एवरेज वेलोसिटी के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वो पर्सन पहले गया और वापस घर आ गया, तो इसका मतलब जो नेट डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो फाइनली एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा ही क्वेश्चन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एन एथलीट टेक्स 2 सेकंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालना है। तो इसमें मान लेते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है या स्पीड है वो कितनी रही होगी, जीरो। उसके बाद वो कितना टाइम लेता है, टाइम वो ले रहा है 2 सेकंड का। और स्पीड कितनी गेन कर ले रहा है, स्पीड गेन कर ले रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि अगर किलोमीटर पर आवर हो और मीटर पर सेकंड हो, ठीक, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर में हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये भूल जाता है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बड़ी क्वांटिटी में छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं और छोटी क्वांटिटी में बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब छोटे यूनिट में बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर कन्वर्ट करना है, तो ये बड़ा यूनिट है तो छोटे से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5/18 आ गया। तो ये कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन का फार्मूला v-u/t। ठीक है, तो यहाँ पर v कितना, 5 - 0, टाइम कितना, 2 सेकेंड। तो ये कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये ग्राफ का क्वेश्चन है। तो ग्राफ के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये देखना होगा, ठीक है, कि किसका ग्राफ दिया हुआ है। तो ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है, वीटी ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ठीक है, और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। दो चीजों को कैलकुलेट करना है। तो इसमें होता क्या है, पहले ग्राफ के बारे में एक बेसिक सी चीज ये समझ लो कि मान लो अगर, ठीक है, अगर ग्राफ दिया हो, ठीक है, किसी का भी ग्राफ दिया, जैसे मान लो हम इसी का एग्जांपल लेते हैं कि अगर वीटी का ग्राफ दे रखा है
और कोई लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, ठीक। तो ये जो ड्रॉ की हुई लाइन है, ये इससे हम दो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पहला, अगर इसके हम स्लोप की बात करें, ठीक है, और इसके अंडर जो भी एरिया कवर है उसकी हम बात करें, तो जब हमें स्लोप निकालना होगा तो हम डिवाइड कर देंगे जिसका भी ग्राफ है। जैसे v और t का ग्राफ है तो हमने v अपॉन टी कर दिया, और जब एरिया निकालना होगा तो दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से एक्सीलरेशन। जब मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड इंटू टाइम क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो यहां से हमें इसको याद भी रखना चाहिए कि अगर vt ग्राफ है तो उसका जो एरिया है, एरिया अंडर कर्व क्या बताएगा, डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट भी बताता है। अभी दोनों में डिफरेंस हम आगे बताएंगे भी, ठीक है। और जो स्लोप वो क्या बताएगा, एक्सीलरेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का ये मतलब हुआ कि हम एरिया अंडर ग्राफ निकाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया निकालने का मतलब कि यहाँ पे अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे फिगर कैसा बन रहा है, ट्रेंगल बन रहा है। तो ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना, बेस मतलब यहां से लेकर यहां तक, तो ये कितना है, 8 है। और हाइट यहां से लेकर यहां तक, तो ये क्या दे रखा है, 20, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 80 मीटर। ठीक, ये आ गया डिस्टेंस। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक्सीलरेशन भी बता दो, ठीक है। तो एक्सीलरेशन अभी हमने बताया कि अगर वीटी ग्राफ है तो एक्सीलरेशन कैसे पता चलेगा, स्लोप से। और स्लोप का मतलब क्या होता है, इसको टेन थीटा से भी हम लोग डिनोट करते हैं। और हमने अभी बताया कि दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब v अपॉन टी, ठीक है। तो अगर यहां से देखो, वेलोसिटी कितनी है, 20, ठीक, और ये कितना लग रहा है, 8, ठीक। मतलब यहाँ पे v अपॉन टी का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस बताना था, एक्सेलरेशन बताना था, ये दोनों हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद द एक्सेलरेशन ऑफ कार दिया हुआ है एट t इक्वल्स टू 0 वेरीज विथ टाइम सोन इन फिगर। फिगर तो दिया ही नहीं है, फिगर कहाँ चला गया, ठीक है, फिगर आगे चला गया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7, अच्छा, ठीक है। देखो इसका फिगर बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम फिगर को समझा देते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। इस फिगर को हम ले जाकर वहां पर बना लेते हैं। फिगर में ऐसा कुछ है नहीं, बस यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये फीट पर सेकेंड स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है। तो वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन पे। देखो उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, उसमें बस इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो एक्सीलरेशन है स्टार्टिंग में, ठीक है, एक्सीलरेशन जो दिया हुआ, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे हम बात करें तो ये जो एक्सीलरेशन है नेगेटिव हो गया, 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। एफपीएस सिस्टम में दिया हुआ है एक्सीलरेशन, इस बात का ध्यान रखना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ना तो कन्वर्ट करने की जरूरत है। सीधा साधा में याद रखना है कि अगर एफपीएस सिस्टम में दिया हुआ है तो जो भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है, ठीक, तो वो भी एफपीएस सिस्टम में ही आएगा, मतलब फिट में आएगा, ठीक। तो अब इसी, यही जो जर्नी है ना, इसी जर्नी को हम एक सिंपल फॉर्मेट में वहां रिप्रेजेंट करेंगे। कंडीशन क्या दे रखा है कि पहले जो पार्टिकल है वो चलना स्टार्ट करता है और एक्सिलरेट होता है 5 से। उसके बाद 10 सेकंड के लिए एक्सिलरेट होता है। 10 सेकंड तक वो जीरो एक्सिलरेशन से या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। और उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए अगेन वो रिटार्ड हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसी जर्नी को हमें एक्सप्लेन करना है और टोटल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो वापस हम लोग आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पे देखो फिगर मेंशन था ना, ठीक है। तो ये जो फिगर है वो यहीं पे दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अब वापस इसको हम समझते हैं, या उसी कॉन्सेप्ट को, या जो भी वहां पे डेटा दिया हुआ था उसको एक सिंपल जर्नी में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां पे दिया हुआ था। मान लो कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर है, और ये पार्टिकल, इस पार्टिकल की जर्नी को हमने इस तरह से ब्रेक किया कि पहले 10 सेकंड के लिए, उसके बाद 10 सेकंड में, और उसके बाद 10 सेकंड, ठीक है। टोटल जर्नी 30 सेकंड की थी।
तो पहले यहाँ पे क्या हुआ, एक्सिलरेशन हुआ। एक्सिलरेशन कितना था, 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद एक्सिलरेशन 0 था। उसके बाद एक्सिलरेशन नहीं था, या कह सकते हो नेगेटिव एक्सिलरेशन था, 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक, और यहाँ पे अगर हम पार्टिकल के लिए स्पीड माने तो स्पीड कितनी है, 0, क्योंकि एक्सिलरेट होने के बाद उसके पास कुछ स्पीड आएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो स्पीड है कितनी आ गई, v। अब सोचो अगर यहाँ पर इसकी स्पीड v है, तो यहां से लेकर यहां तक हर एक पॉइंट पे स्पीड कितनी रहेगी, v ही रहेगी। क्यों, क्योंकि एक्सिलरेशन यहाँ पे क्या है, 0 है। तो जब एक्सिलरेशन 0 है, तो उस ड्यूरेशन पे हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और उसके बाद यहाँ पर अगेन रिटार्डेशन हो रहा है, और उसके बाद पार्टिकल रुक जा रहा होगा। ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो हमें यही डिस्टेंस निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, और ये डिस्टेंस x3 है, और हमें इन्हीं तीनों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही निकालना है ना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब डिस्टेंस भी निकालना है, उसके साथ साथ पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाना है। तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो मान लो पहले हम x1 अगर निकालें, फॉर x1, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि एक फार्मूला है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगर हम केवल इतनी जर्नी की बात करें, तो यहाँ पर जो स्पीड है s का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1, और ये कितना हो गया, 0 प्लस हाफ, एक्सिलरेशन कितना है, 5, और टाइम कितना है, 10 × 10। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 250 फीट आ जाएगा। तो x1 हमारा निकल गया। ठीक है, अब x1 अगर आ गया, तो x2 भी चाहिए हमें, लेकिन x2 के लिए हमें ये वेलोसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल सकते हो, अगर इसी में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का यूज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर v, u कितना है, u तो 0 है, प्लस एक्सिलरेशन कितना है, एक्सिलरेशन 5 का है, टाइम कितना, 10। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 50 फीट पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी पता चल गई, ये v। ठीक है, 50 फीट पर सेकेंड आ गया। अब इसका यूज हम लोग कर सकते हैं x2 के कैलकुलेशन में। अब जब x2 कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला यूज करोगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जो s है उसका वैल्यू क्या रखोगे, इस बार x2 रखोगे। उसके बाद u कितना रखोगे, u मतलब x2 के लिए जो v है वही इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहां पर आ जाएगा 50। और टाइम कितना है इस जर्नी का, तो टाइम इसके लिए भी 10 ही सेकेंड है, तो यहाँ पे 10 आ गया, प्लस हाफ एक्सीलरेशन क्या होगा, तो x2 वाली जो जर्नी है इसमें एक्सीलरेशन कितना है, 0, तो ये 0 हो गया इंटू टी स्क्वायर। तो फाइनली जो x2 आया वो कितना आ गया, 500 फीट आ जाएगा। ठीक है, तो x1 पता चल गया, x2 पता चल गया। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे x3। अब देखो x3 के लिए क्या करना है, फॉर x3, x3 के लिए भी सेम फार्मूला यूज करो। कौन सा, यही इक्वेशन, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अब s के प्लेस पे तो हम x3 राइट कर देंगे, लेकिन x3 के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो भी तो v होगी, और v का वैल्यू कितना दिया है, कितना आया है, 50 आया है। तो यहाँ पर अगेन हम 50 राइट करेंगे, इनटू टाइम कितना, 10 सेकेंड, क्योंकि तीनों ही जर्नी क्या है, 10 10 सेकेंड की ही है, तो यहाँ पे 10 आ गया। उसके बाद माइनस लगाएंगे क्योंकि रिटार्डेशन होगा, और इस रिटार्डेशन का वैल्यू 5 है, और टाइम कितना, 10 × 10। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और x3 जब निकालोगे तो कितना आ गया, 500 माइनस 250। तो फाइनली ये भी आ गया कितना, 250 फीट। ठीक है, क्योंकि एफपीएस सिस्टम में दिया था ना, तो एफपीएस सिस्टम के लिए हम यही यूज करेंगे। अब हमें निकालना क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है 30 सेकेंड में। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3। तो x1 कितना आया, 250 प्लस 500 प्लस 250, और ये टोटल कितना आ गया, 1000 फीट आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अभी हमें क्या बनाना है, पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा, ग्राफ किसका दिया था, एक्सीलरेशन टाइम का दिया था, मतलब एटी ग्राफ दिया था, और उस एटी ग्राफ को हमें एक्सटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक पेज ऐड करते हैं और इसी पे कन्वर्ट करके हम दिखाते हैं। देखो, उसमें जो जर्नी थी
जर्नी को अगर हम यहाँ पे एक्स टी ग्राफ पर लेकर आए, तो मान लो ये एक्स हो गया, पोजीशन हो गया, और ये टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये 10 सेकेंड, और ये हो गया 20 सेकेंड, और यहाँ पे ये हो गया 30 सेकेंड। अब अगर हम 10 सेकेंड के लिए बात करें, तो 10 सेकेंड में पार्टिकल जो था वो कितना डिस्टेंस कवर करता था? तो 10 सेकेंड में पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा था, वो कवर कर रहा था 250 फीट। ठीक है, उसके बाद अगर हम 20 सेकेंड की बात करें कि 20 सेकेंड में कितना कवर कर रहा था, तो 20 सेकेंड में वो कवर कर लिया था, थोड़ा ज्यादा कवर किया था, 500 कवर किया था एक्स टू में, तो ये कितना हो जाएगा? 750 फीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कवर किया था। उसके बाद लास्ट में उसने कवर किया था 250, तो ये कितना हो गया था? 1000 हो गया था टोटल। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको बना देते हैं, और इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि जो 30 सेकेंड में था, 30 सेकेंड में उसने कितना कवर कर लिया था? 30 सेकेंड में उसने कवर कर लिया था 1000। ठीक है, अभी हमने ग्राफ नहीं बनाया, बस हमने ऐसे यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि 10 सेकेंड में 250, 20 सेकेंड में 750 हो गया था, क्योंकि नेक्स्ट 10 सेकेंड में उसने 500 कवर कर लिया था। ठीक है, ये कितने का? ये 250 का था। ये कितने का था? 500। और ये कितने का था लास्ट वाला? ये भी 250। ये किसका वैल्यू था? ये x1 था, ये x2 था, और ये क्या था? x3 था। और जो टोटल डिस्टेंस आया था वो कितना आया था? 1000। ठीक है, अब हुआ क्या था, जब हम स्टार्टिंग पे 10 सेकेंड पे थे, ठीक है, तो इनिशियल केस में 10 सेकेंड के लिए जो जर्नी थी कैसी थी? एक्सीलरेटेड थी। तो एक्सीलरेटेड का मतलब, अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दें, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी ना। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सीलरेशन क्या है? जीरो है। जबकि फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए मोशन कैसा था? एक्सीलरेटेड था, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी। तो एक्सीलरेटेड बनाने के लिए हमें उसके स्लोप को बढ़ाते चलना होगा। ठीक है, तो ऐसे कर्व रहेगा। ठीक है, और उसके बाद बीच में नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए जो था x2 के लिए स्पीड क्या थी? कांस्टेंट थी। और उसके बाद में, ठीक है, रिटार्डेशन था। रिटार्डेशन का मतलब ऐसे बनाएंगे कर्व, ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये जो कर्व है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है एक्सीलरेशन को। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है जीरो एक्सीलरेशन को। और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है रिटार्डेशन को। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे एक्सीलरेशन यहाँ पर भी जीरो नहीं है, यहाँ पर भी जीरो नहीं है। ठीक, बट वहां पे रिटार्डेशन है और यहाँ पर एक्सीलरेशन है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा होगा जो स्लोप है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्राफ। अब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, ये दे रखा है, अच्छा उसी फिगर में, इसके लिए फिगर दिया हुआ है। ठीक है, सो द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है यहाँ पे इस वाले फिगर में। ठीक है, इस फिगर में नहीं फाइंड करना, वहां पे मेंशन था। ठीक है, तो इस फिगर के लिए हमें क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन फाइंड करना है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड, और उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम यहाँ पर अगर ग्राफ देखें, तो ग्राफ किसका है? v और t का ग्राफ है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि vt ग्राफ में अगर एक्सीलरेशन बताना है, जो पहला क्वेश्चन है, कि अगर vt ग्राफ है, एक्सीलरेशन बताना है, तो एक्सीलरेशन बताने का मतलब स्लोप बताना होगा ग्राफ का। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? tan थीटा होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं यहाँ से इस तरह से, तो ये क्या है? ये अगर थीटा है, ठीक, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? तो यहां से अगर हम देखें, तो ये 2 है और ये 8 है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से ये कितना आने वाला है? ये हो जाएगा 6 परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो यहां से लेकर यहां तक है वो 10 है, वो बेस हो गया। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या दिया है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड। हमें डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या मैटर है यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है कि ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे एरिया अंडर कर्व की हम बात करें, तो दो एरिया एक तरह से, एक A1 है और दूसरा क्या है? A2 है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस का मतलब ये होता है एरिया अंडर कर्व। ठीक है,
तो यहाँ पर ये a1 प्लस a2 हम ऐड करेंगे। और जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट का भी मतलब यही होता है कि हमें एरिया ही लिखना होता है, ठीक है, लेकिन एरिया विथ साइन लिखना होता है। ठीक, तो मान लो ये प्लस a1 और यहाँ पर ये प्लस a2। अब ये प्लस माइनस क्यों? ठीक है, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जब अगर ग्राफ नीचे चला जाए इस एक्सिस से, ये जो है अगर इसके नीचे चला जाएगा ग्राफ, ठीक है, तो उसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में एरिया दोनों ही क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा वही क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन इसी तरह से है तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a1 का मतलब ट्रेंगल का एरिया कितना, हाफ इंटू बेस कितना है, 10 है, और हाइट कितना, 6। और a2 का मतलब ये जो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया, तो इसका लेंथ कितना है, 10, और ब्रेथ कितना है, 2। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करते हो तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 530 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 50 मीटर। और बिल्कुल इसी तरह से ये भी आ जाएगा 30 प्लस 20, और ये आ जाएगा 50 मीटर। यहाँ पर दोनों एरिया a1 a2 दोनों पॉजिटिव थे, इसलिए जो डिस्टेंस होगा वही इसके लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है, अभी एक ग्राफ आएगा जिसमें दोनों अलग रहेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम बता देंगे इसको। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें। इसका फिगर सही है ग्राफ, ठीक है, क्योंकि इसी फिगर में हमें बताना है। सो द ग्राफ ऑफ द कोऑर्डिनेट x coordinate of particle going along x axis as function of time, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकंड बताना है, और इंस्टेंटेनियस बताना है। ठीक है, मतलब एवरेज वेलोसिटी भी बताना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बताना है। ठीक, तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं एवरेज वाले को। तो जब एवरेज वेलोसिटी का सीधा सा मतलब क्या होता है कि हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक पूछा है, 10 सेकंड के लिए पूछा गया है। तो 10 सेकंड तक ये डिस्प्लेसमेंट कितना दिखा रहा है, 100। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 100, और टाइम कितना लग रहा है, 10। तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। अब दूसरा जो इसका बी वाला पार्ट है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको थोड़ा समझना होगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो पोजीशन टाइम का कर्व दिया हो, और किसी भी पॉइंट पे जैसे हमें पूछा गया हमसे 2 सेकंड पे बताना है। ठीक है, अब सोचो 2 सेकंड यहाँ पर कहाँ पे होगा। तो 2 सेकंड का मतलब कि ये मान लो इसको हम अगर कंसीडर करिए 2.5 है, तो इससे पहले यहाँ पर कहीं होगा। ठीक, तो इसको मान लो पॉइंट मान लेते हैं ए पॉइंट, मतलब 2 को हम ए मान लेते हैं, और बी को, ये 5 को बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट यहां पर कहीं होगा। यहां पर क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये 2.5 है ना, तो इससे पहले 2 सेकंड होगा, और उस 2 सेकंड पे हमें बताना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका ये होता है कि इस पॉइंट पे हमें क्या बना दे रहे हैं, टेंजेंट ले लेना है, उस टेंजेंट का हमें स्लोप चाहिए। ठीक, तो हमें यहाँ पे ए पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ऐसे बनाएंगे जो कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसका हमें क्या बताना है, स्लोप। और दूसरा पॉइंट क्या है, बी। बी का मतलब 5 पे, तो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं बी होगा। उसी तरह से सी 8 पे है, 8 कहाँ पे होगा, ये तो 7 हो गया। इसे थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पर कहीं होगा, ये हो गया सी। और डी कहाँ पे होगा, 12 पे है, तो ये तो 12.5 है, इससे थोड़ा सा पहले आएंगे, यहाँ पर कहीं होगा डी। ठीक, अब जब हम ए पे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ए पर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें स्लोप बताना है। स्लोप का मतलब tan θ1। ठीक है, तो tan θ1 का मतलब कि इस लाइन का अगर स्लोप बताओगे तो यहाँ पे ये एंगल कितना है, θ1, अगर इसको मान लें तो इसका परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर है 50, और बेस कितना है, 2.5। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अच्छा, इसमें ये नहीं कंफ्यूज होना है कि ए तो ये 2 सेकंड था ना, तो हम 2.5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पर भी है। ठीक, तो हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम 2.5 को यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये शायद 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है बी, उस पे आते हैं। अब बी पॉइंट के लिए सोचो, हमें इस लाइन का स्लोप बताना है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे राइट करेंगे tan θ2, क्योंकि स्लोप बताने का यही फार्मूला होता है tan θ2। तो θ2 कितना है, तो वो तो 0 है, तो ये हो गया tan 0। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया 0 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो बी पे वेलोसिटी 0 आ गई। उसके बाद अगर हम सी पे निकालते हैं, तो सी वाले पॉइंट पे देखो, अब जब सी वाले पे निकालोगे तो ये यहाँ पे इतनी जर्नी का निकालना पड़ेगा। मतलब इस बार हमें ये एंगल चाहिए, इसको हम मान लेते हैं θ3।
ठीक है, तो अगर थीटा थ्री अब निकालोगे तो यहाँ पे राइट करना पड़ेगा टेन थीटा थ्री इक्वल्स टू, और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये ना परपेंडिकुलर बनेगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर बनेगा तो ये भी इस बार 50 होगा। और ये टाइम कितना लग रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये बेस कितना है, तो इस बार भी 2.5 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आते हैं हम लोग डी वाले पॉइंट पे। अब डी वाले पॉइंट को समझना। डी वाले पॉइंट के लिए जब यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बनाओगे, ठीक है, ऐसे टेंजेंट बनाओगे, तो इस बार ये एंगल कैलकुलेट हो पाएगा, इसको हम थीटा फोर मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम राइट करते हैं टेन थीटा फोर, तो फर्क बस इतना होगा कि अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या हम लोग इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को लेते थे। इस बार हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को ले रहे हैं, तो फर्क इतना होगा कि बस स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे बस माइनस का साइन लगा देना है ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर तो यही होगा यहां से लेकर यहां तक, तो ये पूरा का पूरा 100 आ जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक ये बेस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 5। तो ये आंसर भी कितना आ गया, -20 मीटर पर सेकेंड। या ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, स्लोप नेगेटिव या पॉजिटिव होने का सीधा सा मतलब ये है कि मान लो ऐसे कोई लाइन है, ठीक है, तो अगर ऐसे लाइन है, मान लो ये पेन ही ऐसे रखा हुआ है, तो अगर इसका स्लोप पूछा जाए तो अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो किधर गिरेगा, ये पॉजिटिव एक्स पे, तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। अगर ऐसे रखा हुआ है तो किस साइड गिरेगा, नेगेटिव एक्स पे, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा पे डिपेंड करता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया, यहां से लेकर ये जो चारों ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया है, और ये जो एक क्वेश्चन था ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्राफ से डरना नहीं है। हाँ, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर वो जो हमने कहा था ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे से क्लियर होगा। तो इसमें फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, फिगर भी सेम है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग 40 सेकेंड्स, आल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है पहले। तो डिस्टेंस का मतलब वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ में डिस्टेंस कौन बताता है, एरिया अंडर कर्व बताता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस का सीधा सा मतलब कि मान लो ये एरिया A1 है और ये एरिया कितना है A2, तो हम दोनों को क्या कर लें, ऐड कर लें, तो ये हो गया A1 प्लस A2। तो A1 कितना आएगा, ट्रेंगल जैसा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, तो इसका जो बेस है यहां से लेकर यहां तक कितना आएगा 20, और इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 5, प्लस यही A2 के साथ भी होगा हाफ इंटू 20 इंटू 5, क्योंकि देख सकते हो इसका भी बेस कितना होगा इस ट्रेंगल का, ये भी 20 है यहां से लेकर यहां तक, और ये भी कितना है 5 है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 100 मीटर आ गया। लेकिन अगर यहीं पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ जाए, ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो इस बार जो एरिया यहाँ पे रखोगे ना, ये +A1 प्लस और यहाँ पे -A2। अब ये माइनस क्यों, माइनस इसलिए क्योंकि ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा ये नेगेटिव होगा, ये एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो विथ साइन नहीं लिया जाता है, केवल मैग्नीट्यूड लिया जाता है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन करते हैं तो एरिया विथ साइन लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, और ये आ जाएगा हाफ इंटू 20 इंटू 5, और ये आ जाएगा माइनस हाफ इंटू 20 इंटू 5, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 0। ठीक है, वैसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, डिस्टेंस पूछा गया था, तो 40 सेकंड में ये डिस्टेंस हो गया। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया एवरेज वेलोसिटी, तो जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट ना पूछ के एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, इसमें भी ग्राफ का ही क्वेश्चन है। xt ग्राफ ऑफ पार्टिकल, फाइंड टाइम t सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड इज 0। ठीक है, ये कह रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर एवरेज वेलोसिटी को 0 करना है तो एवरेज वेलोसिटी को 0 कैसे कर सकते हैं, देखो v एवरेज जो है ये 0 तब होगा, बताओ कब होगा, जब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, या कह सकते हो जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए 0। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा,
डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगा जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, यही तो कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का। ठीक, मतलब हमें एवरेज वेलोसिटी जीरो चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो काम हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगा जब इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये इसका इनिशियल पोजीशन है, तो अगर हम इसका फाइनल पोजीशन भी सेम आ जाए, ठीक, मतलब ये अगर ये इनिशियल पोजीशन है तो अगर यही इसका फाइनल पोजीशन हो जाए, तो इस केस के लिए क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को यहाँ पहुंचने में। तो ऐसे यहाँ पे लाइन ज्वाइन करोगे तो ये अगर 10 सेकेंड है, तो ये कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो 12 सेकेंड आएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट 12 सेकेंड हो जाएगा। ये स्केल से ग्राफ पे बनाओगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि t इक्वल्स टू 12 सेकेंड पे, ठीक है, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम ग्राफ को देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, अगले ग्राफ पे आते हैं। अगला भी शायद ग्राफ का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ग्राफ का है, इसमें क्या दे रखा है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए and travels along solid curve shown in figure. Find approximately the position B of the particle such that the average velocity between position A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B. इस बार क्वेश्चन ये कह रहा है कि B की तलाश करो। ठीक है, और ए तो दिया हुआ है, बी का तलाश करना है कि बी पॉइंट कहां पर हम लें जिसके लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो जाए। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा है, डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो यहां पे अगर मान लो हम मान लेते हैं बी पॉइंट यहां पे लेते हैं, चलो मान लो ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताने का तरीका क्या होगा, क्योंकि ये पाथ दिया हुआ है, पाथ कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये वाई एक्स है, ये टाइम डिपेंडेंट ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो ये वाई और एक्स दिया है, ये कोई प्लेन दिया हुआ है और यहाँ पे कोई पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक, अगर पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, तो अगर इस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो उस पॉइंट पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो मान लो ये टेंजेंट है और ये डायरेक्शन किसका हो गया, वी इंस्टेंटेनियस का हो गया। ठीक, अब अगर हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन करोगे ना, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रेंडमली एक पॉइंट बी यहां पर सिलेक्ट किया था। अब जरा सोचो, क्या इस पॉइंट बी के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसे रेंडमली ले लिया था। अब सोचो कहां पे हो सकता है, तो अगर हम यहां पे लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहां पर देखो ऐसे ज्वाइन करोगे तो अगर यहां पे टेंजेंट बनाओ तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हो गया, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। और अगर इसको यहां से ज्वाइन करते हो बी मानकर, ठीक है, तो यही ना एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन आ जाएगा। तो अगर बी वाला पॉइंट यहां पर होता है, ठीक, तो इसके लिए चांस ये बनता है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन कब, जब बी पॉइंट यहां पर होगा तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें बी का कोऑर्डिनेट बता देना है, तो इसको अगर हम यहां से ऐसे ज्वाइन करें, तो ये 4 है, ये 5 है, सॉरी 6 है, तो ये कितना होगा, ये 5 होगा, ये 2 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 3। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे 5 है, वाई पे 3 है, तो 5,3 ये आ जाएगा आंसर। बस यही बताना था। ठीक है, कि बी पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, ये गिवन है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन का। यू कितना दे रखा है, यू दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। और फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये तो सिंपल एस निकालना है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। यू कितना है 4, टाइम कितना है 5 प्लस हाफ इंटू एक्सिलरेशन 1.2 इंटू टाइम स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 5 इंटू 5, तो ये आ गया 20। ये इसको कैंसिल कर देगा, 0.6 आ जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 15, तो ये आ गया 35 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस ही निकालना था, हाँ ठीक है, यही आंसर हो गया।
ठीक है, इसमें केवल डिस्टेंस निकालना था। उसके बाद अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन भी सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन का ही क्वेश्चन है। पर्सन ट्रेवलिंग दिया हुआ 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक गिविंग अ डी एक्सिलरेशन रिटार्डेशन हो रहा है इस बार, क्योंकि ब्रेक लगाएगा तो रिटार्डेशन होगा। टू हिज स्कूटर हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी तुरंत नहीं रुकती है। ठीक है, मतलब रुकते रुकते कुछ डिस्टेंस वो कवर कर ही लेती है। ठीक, तो यहाँ पे उसी को हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, उसी को यहाँ पे निकालना है। तो स्पीड इनिशियल कितनी दी हुई है, गिवन है 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 43.2 इंटू 5/18। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये कैंसिल होगा, ये शायद आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद में एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कोई इंफॉर्मेशन और पता करना है। और जो फाइनल वेलोसिटी होगी रुकने के बाद वो तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस बताना है स्टॉपिंग, तो फार्मूला लगा देते हैं। थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कितना हो जाएगा, एस हमें निकालना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो वी स्क्वायर कितना, ये तो जीरो है, तो ये हो गया जीरो स्क्वायर माइनस यू कितना आया, 12 आ गया, तो ये हो गया 12 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू एक्सिलरेशन कितना 6 दिया हुआ है, तो 2 इंटू -6 हो गया, तो ऊपर आ गया -12 इंटू 12 अपॉन -12, माइनस माइनस कैंसिल, 12 12 कैंसिल, आंसर इज 12 मीटर। ठीक है, यही निकालना था। तो इस बार स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आ गया, 12 मीटर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट। ठीक है, इतना एक्सेलरेशन है। द ब्रेक आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। ठीक है, चलो इसको समझाते हैं। पहले पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो ये दिया हुआ कि मान लो यहाँ पे ये ट्रेन है, ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू कितना है इसका, जीरो है। ठीक है, उसके बाद मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये एक्सीलरेट करती है कितने से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करती है। और एक्सीलरेट करती कितने टाइम के लिए, तो t इक्वल्स टू हाफ अ मिनट, मतलब कितना, 30 सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद में ये दिया हुआ है द ब्रेक्स आर अप्लाइड देन द ट्रेन कम्स टू रेस्ट। उसके बाद रिटार्डेशन हो रहा है लेकिन वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसको मान लो हम A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं। A2 का वैल्यू दिया नहीं है। और दिया हुआ रिटार्डेशन जो है वो कितने देर में लगता है, एक तरह से कितने देर तक के लिए, तो जो टाइम दे रखा है T2 वो दिया हुआ 60 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो गिवन है ना, रेस्ट इन 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद ये अगेन यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होती है कितनी हो जाती है, जीरो। ठीक है, अब हमें इसी के बेसिस पे सारी चीजों को कैलकुलेट करना है। तो पहला क्वेश्चन है टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। तो पहले हमें डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस के लिए, ठीक है, अगर मान लो ये जर्नी है A, B और C की, तो यहाँ पे अगर हम AB के लिए निकालते हैं, फॉर AB, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मान लो हम यहाँ पे राइट करते हैं एक्स, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लो S दिया हुआ है, S1 मान लेते हैं इसको। और उसके बाद में U कितना है, जीरो है, जीरो इंटू टी प्लस हाफ, एक्सिलरेशन कितना है, 2 का है, टाइम कितना, तो ये हो गया 30 इंटू 30। तो ये S1 कितना आ गया, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 900 मीटर। ठीक है, मतलब ए बी जो डिस्टेंस हो कितना आ गया, 900 मीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बीसी के लिए चलते हैं। फॉर बीसी, जब बीसी जर्नी के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो हमें यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता है। ठीक है, और यहाँ की वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए। तो अगर यहाँ की वेलोसिटी हमें पता करना है, वेलोसिटी एट बी, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये हमें ए बी वाले जर्नी से लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो v का वैल्यू, मतलब यहाँ पर वी बी हमें पता करना है कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है। और इनिशियली जो वेलोसिटी हो कितनी है, जीरो। और एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है, इनटू, और जो टाइम लग रहा है वो कितना, 30। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 60 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी भी पता चल गई कि यहाँ की जो वेलोसिटी है ये कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब जो वेलोसिटी पता चल गया तो हम बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को S1 माना है, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर हम S2 मान लें, ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि एक्सीलरेशन तो दिया नहीं है, तो एक्सीलरेशन अगर नहीं दिया है तो तब भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे। तो अगर यूज करते हैं तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, लेकिन उसमें एक्सीलरेशन नहीं दिया, पहले एक्सीलरेशन ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्सीलरेशन निकालने का तरीका यहाँ पर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पर v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u मतलब ये इनिशियल वाली, तो ये कितनी दी हुई है 60 प्लस, और एक्सीलरेशन हमें चाहिए, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 60 सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो यहां से अगर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, -60/60, तो ये आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो ये A2 नहीं पता था ये भी हमें पता चल गया, कितना आ गया ये -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, इतनी सारी चीजें पता चल गई। अब बहुत आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, S2 को निकाल सकते हैं। तो S2 यहाँ पे राइट करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर ये आएगा S2 इक्वल्स टू यू कितना, u है 60, टाइम कितना, टाइम भी दिया हुआ है 60। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है यही ना इनिशियल वेलोसिटी होगी इस BC वाले जर्नी के लिए, तो 60 × 60 हो गया। और उसके बाद में रिटार्डेशन हो रहा है -12 × 1 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 30 × 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा, माइनस इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा कैंसिल होकर, और ये आ जाएगा 450। ठीक है, तो अगर इसको यहां पर सॉल्व कर लें, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जो हमने टी का वैल्यू रखा है ना, ये टी का वैल्यू कितना होना चाहिए था, 60 होना चाहिए था, क्योंकि हम BC जर्नी के लिए कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 60 × 60 आ जाएगा। ठीक है, और 60 × 60 आने पर, अब यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये कितना आ जाएगा, ये 30 आएगा, और ये आ जाएगा 1800। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1800। ठीक, तो इस तरह से S2 और S1 आ गया। अब हमारा शायद पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस आया वो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस का मतलब कि S1 प्लस S2 दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, शायद 900 आया था, प्लस ये 2700 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। तो ये भी आंसर आ ही चुका है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, जो बी वाला आंसर है ये तो ए का हो गया, ये ए का आंसर हो गया। ठीक है, अब बी का आंसर क्या होगा, देखो बी के आंसर के लिए कह रहा है मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, तो मैक्सिमम स्पीड यही ना होगा 60, क्योंकि पहले एक्सीलरेट हो रहा है, उसके बाद 60 अचीव किया, उसके बाद डी एक्सीलरेट हो गया, उसके बाद 0 हो गया है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर पूछा जा रहा है वो मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, वो मैक्सिमम स्पीड होगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक और क्वेश्चन इसी में है, द पोजीशंस, ठीक है, पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि किस किस पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन क्या होगा जब ट्रेन की, सॉरी, जब यहाँ पे ट्रेन की स्पीड जो है वो मैक्सिमम की आधी हो जाए। तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम का क्या मतलब है, कि मैक्सिमम 60 है। ठीक, तो जो हाफ ऑफ द मैक्सिमम होगा वो कितना होगा 30। तो 30 वाली स्पीड ये ट्रेन कहाँ कहाँ अचीव कर सकती है। ठीक, देखो जब ये एक्सिलरेट हो रही है 0 से लेकर 60 तक, तब भी बीच में कहीं इसकी स्पीड 30 हो रही होगी, और जब ये डी एक्सिलरेट कर रही है 60 से 0 तक, तब भी इसकी स्पीड जो है वो बीच में कहीं 30 हो रही होगी। मतलब ये ट्रेन दो बार अपनी स्पीड 30 कर रही होगी, और उन्हीं दोनों का हमें क्या बता देना, पोजीशन बता देना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पोजीशंस लिखा हुआ है, क्योंकि इसके दो आंसर होंगे। ठीक, अब इसको समझते हैं कि इसका क्या क्या आंसर होगा। तो इसके लिए एक पेज हम ऐड करते हैं यहाँ पे, देखो जैसे जो जर्नी है,
जर्नी में यही चीज यहाँ पर गिवन है कि जो इनिशियली जो स्पीड है ये कितनी है, 0। और इसके बाद यहाँ पर ये बी पॉइंट था, यहाँ पर स्पीड कितनी आ गई थी, 60 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर स्पीड सी पॉइंट पर जो स्पीड थी ये अगेन कितनी हो गई थी, 0। ठीक है। अब हम ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाए, और ये जो डिस्टेंस कवर हुआ कितना कवर हुआ, 900 मीटर। और ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 1800 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन था, वो एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना था, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये रिटार्डेशन था। ठीक, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम का क्या मतलब हुआ, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड का मतलब हुआ 60/2। कितना हो गया ये, 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पोजीशंस बताना है। इसका मतलब जब 0 से 60 हो रहा होगा तब भी बीच में कहीं 30 अचीव हुआ होगा। और जब 60 से डिक्रीज होके 0 हुआ तब भी बीच में कहीं 30 अचीव हुआ होगा स्पीड। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हम पॉइंट मान ले m और यहाँ पे पॉइंट मान ले n। और हम कह रहे हैं कि m पॉइंट पर भी स्पीड कितनी हुई है, 30 मीटर पर सेकेंड। और n पॉइंट पर भी स्पीड कितनी हुई है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट क्या करना चाहिए यहाँ पे, हमें हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना होगा ये जो डिस्टेंस है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, मतलब हमें ये x1 चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। और ये वाला डिस्टेंस चाहिए, x2। ठीक है, x1 और x2 हमें कैलकुलेट करना। अभी हमने बताया कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक, अब x1 कैसे निकलेगा, तो x1 निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका क्या है, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन पता है। तो एक्सीलरेशन अगर पता है तो अगेन यहाँ पर फॉर x1, ठीक है, अगर हम x1 निकालना चाहें तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, v² = u² + 2as। ठीक, यहां से अगर s इक्वल्स टू करोगे तो कितना आएगा, v² - u² अपॉन 2a आ जाएगा। और s का मतलब यहाँ पर क्या है, x1। और v का मतलब यही ना फाइनल वेलोसिटी है, तो ये कितना हो गया, 30² - 0² अपॉन 2 × 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 2, क्योंकि एक्सीलरेशन 2 था तो ये आ जाएगा 900 अपॉन, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये शायद डिवाइड करोगे तो 225 मीटर आएगा। ठीक है, ये x1 आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमें x2 भी चाहिए। तो अगर x2 हमें चाहिए तो x2 के लिए हमें क्या करना होगा, सेम यही काम x2 के लिए भी करना है। x2 के लिए क्या लिखा जा सकता है, x2 इक्वल्स टू अगेन v² - u² अपॉन 2a। लेकिन अब यहां से, ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अच्छा x2 इतने आसानी से नहीं निकलेगा। x2 के लिए यहाँ पे, x2 तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहे हैं ना। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ से लेकर ये वाली जर्नी पहले निकाल सकते हैं, यहाँ से लेकर, और उसको 900 में ऐड कर देंगे तो x2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि x2 इक्वल्स टू हम क्या राइट कर सकते हैं, 900 प्लस x। और x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, v² - u² अपॉन 2a। क्योंकि ये जो चीज है ना, ये x होगा। और इस x को अगर हम 900 में ऐड करेंगे तब हमारा x2 निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर v² का मतलब, यहाँ पर v² का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 30² माइनस u² कितना है, ये u² हो गया इनिशियल वेलोसिटी 60² अपॉन 2 × रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि यहां से लेकर ये जो b और c के बीच की जर्नी है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है तो -1 यूज करेंगे, तो ये -1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ गया, 900। और ये कितना आ जाएगा, 3600। और इसके बाद ये कितना हो गया, 2। ठीक है, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, अगर इसको माइनस करते हो तो ये आ जाएगा 2700 डिवाइडेड बाई 2। और ये आ जाएगा 1350। ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा, x आ गया। अब x2 अगर निकालना है तो x2 कितना आएगा, x2 आएगा 900 प्लस x। इसका मतलब 900 प्लस 1350। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये शायद 2250 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ कि दो बार जो स्पीड है दो पोजीशन पे वो 30 हो रही है। एक बार अगर ये फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से हम ले तो स्टार्टिंग पॉइंट से इतने डिस्टेंस पर अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो स्पीड 30 हो रही है। और एक बार और 30 हो रही है जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे जाते हैं, 225 मीटर पे जाते हैं तब। ठीक है, तो दो बार ये स्पीड यहाँ पर हो रही है 30।
अगर अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो ये जो आंसर है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट से आंसर है। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, इसीलिए हम 900 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और ये आंसर भी कहाँ से है, ये जो आंसर आया है ये भी कहाँ से, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट से ही आंसर है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि पोजीशंस बताना है। ठीक है, देखो एक बार हम क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दें, क्या बताना था, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, सॉरी यहाँ से, द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, कि जब स्पीड मैक्सिमम स्पीड की आधी हो जा रही है तो किस किस पोजीशन पे ऐसा हो रहा है। तो ऐसा दो बार हो रहा था, एक बार जब एक्सीलरेशन हो रहा है, जब बॉडी 0 से 60 पे जा रही है, और एक बार जब रिटार्ड कर रही है, बॉडी रिटार्डेशन हो रहा है, जब 60 से 0 पे जा रही है, तब भी तो बीच में 30 आएगा। 0 से 60 पे भी बीच में 30 आएगा, और 60 से 0 पर जब बॉडी जाएगी तब भी बीच में 30 आएगा। ठीक है, तो हमने जो पोजीशन निकाला है वो कहाँ से निकाला है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट से, इसलिए दो आंसर आया है, और इसीलिए हमने 900 को ऐड किया है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ बुलेट ट्रेवलिंग विथ velocity of 60 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter, find the time taken during the retardation। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन सभी लोग पढ़ते थे क्लास 9th से ही। ठीक, तो इसमें हमें टाइम बताना है। तो टाइम के लिए देखो इसमें करना क्या है, अगर मान लो इसका हम फिगर पहले बना दें, मान लो एक ये इस तरह से ऐसे दिया हुआ है, सिलिंड्रिकल मान लो कोई ट्री ट्रंक है इस केस में, और बुलेट है, उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो मान लेते हैं कि बुलेट अगर यहाँ पर पहुंचती है ऐसे, ठीक, तो यहाँ पर ये एयर में है, तो एयर में जो बुलेट की स्पीड रहेगी, ये स्पीड यहाँ पर कितनी रहेगी, 16 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही ये उड में इंटर करेगी, वैसे इसको रिटार्डिंग फोर्स मिलने लगेगा, इसका रिटार्डेशन होने लगेगा, और रिटार्डिंग फोर्स मिलने के बाद भी ये 0.4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है बुलेट, और यहाँ पर आकर कहीं ऐसे रुक जाती है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है कितने का है, 0.4 मीटर का है। अब पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर स्पीड की हम बात करें तो यहाँ पर स्पीड कितनी है, 0, और ये तो u का वैल्यू हो गया इनिशियल स्पीड। ठीक है, अब अगर इसके लिए हम एक्सीलरेशन निकालें तो एक्सीलरेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला क्या आ जाएगा, अगर एक्सीलरेशन निकालते हो तो आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, ये 25 नहीं लिखा हुआ, 2s लिखा हुआ है। अब वी स्क्वायर कितना है, ये तो 0 है, 0 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर अपॉन, और ये हो जाएगा 2 इंटू 0.4। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 256, वो भी माइनस में, और ये आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो इस केस में ये आ जाता है माइनस, इसको कैलकुलेटर से कर लिए तो -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है इसमें, हमें तो टाइम चाहिए। तो अगर टाइम चाहिए तो अगेन हमारे पास पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो पता ही चल गया, तो एक्सेलरेशन पता चल गया तो यहाँ से टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा। तो यहाँ पर v कितना, ठीक है, v जो है वो है 0, u कितना, u है 16, अपॉन एक्सेलरेशन कितना आया, -320। ठीक है, तो ये आ गया -16 अपॉन -320। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/20, और 1/20 का मतलब 0.05 सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा टाइम, ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी इसी तरह से है। देखो अगले क्वेश्चन में क्या करना है, a bullet going with speed 350 meter per second enters a concrete wall and penetrates a distance of 5 सेंटीमीटर, इस बार सेंटीमीटर दिया है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट फाइंड द डी एक्सीलरेशन, इस बार केवल एक्सीलरेशन बताना है, सेम क्वेश्चन है। तो उसी तरह से मान लो ये कोई वॉल दिया हुआ है, और जो स्पीड है, ठीक है, ये मान लो बुलेट है, इसकी स्पीड कितनी दी हुई है,
स्पीड गिवन है 350 मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड, और ये बुलेट जाके यहाँ पे कहीं रुक जा रही है कंक्रीट वॉल में, ठीक। और यहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कितना कवर कर ले रहा है, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अगर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर ले रहा है तो एक्सेलरेशन जब निकालोगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो वी स्क्वायर कितना है, ये तो 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 350 का स्क्वायर करना पड़ेगा अपॉन 2 इंटू, और एक्स का मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5/100 कर देना, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर देना, और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको, इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने पे, ये शायद आता है 12.2 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन इफ इट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो ये भी एक आसान ही क्वेश्चन है, और अगर इसका फिगर हम बना लेते हैं तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें पहला इंफॉर्मेशन u कितना दे रखा है, 0 दिया हुआ है। उसके बाद टाइम दे रखा है, टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम ले रहा है 5 सेकेंड। स्पीड कितनी हो जा रही है, फाइनल स्पीड हो जा रही है इसकी 18 किलोमीटर पर आवर। अगर कन्वर्ट करते हो तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। उसके बाद में इसमें हम एक्सेलरेशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हो क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी आ जाएगा। तो v कितना, 5 - 0 अपॉन टाइम कितना, 5। तो एक्सेलरेशन तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे एस निकालते हैं। तो इसका फार्मूला यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो अगर इसको अप्लाई करते हो तो यू कितना है, ये तो 0 है, 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन 1, टाइम स्क्वायर कितना दे रखा है, 5 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे 25/2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 12.5 आ जाएगा, इतना मीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन में ये एस होता है ना, ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब अगर हमें निकालना है पहले क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी, तो अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए। तो टाइम कितना लग रहा है, 5 लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये आ गया 12.5 का, ठीक है, 12.5 ये आ गया। और उसके बाद में इसको हम क्या करें, 5 से डिवाइड कर दें। तो 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा इसके लिए एवरेज वेलोसिटी। ठीक, अब एवरेज वेलोसिटी आने के बाद अब जो इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, वो पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस वही होगा, सेम होगा जो डिस्प्लेसमेंट आया। क्यों सेम हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल कहीं भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, या रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, इस तरह से कुछ नहीं हो रहा है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, अ ड्राइवर टेक्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, टेक्स 0.20 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर सी अ नीड फॉर इट, ठीक है। मतलब मान लो ड्राइवर ने देखा, ठीक है, सामने से किसी को आते हुए, अब उसको लगा कि अब मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, ठीक है। तो वो ब्रेक लगाने से पहले वो इतना टाइम ले लिया था, ठीक है, मतलब इतने टाइम तक उसने ब्रेक नहीं लगाया, देखने के इतने टाइम के बाद उसने ब्रेक लगाया, ठीक। मतलब 0.2 सेकेंड के लिए वो जो गाड़ी है वो उतने स्पीड से चलती रही, ठीक। उसके बाद उसने ब्रेक प्रेस किया, उसके बाद रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। मतलब ये जो टाइम दिया हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम कहते हैं। ऑफ द ड्राइवर इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड द ब्रेक cause a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he see the need to put the brake on it। मतलब अगर इस जर्नी को हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, तो मान लो ये दिया हुआ है कि ड्राइवर ने देखा कि उसको ब्रेक लगाना चाहिए,
तो उसने 0.2 सेकेंड तक ब्रेक नहीं अप्लाई किया है। ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ कि इतने टाइम के लिए जो स्पीड है वो कितनी रही होगी, 54 किलोमीटर पर आवर रही होगी। अच्छा, जो स्पीड दी हुई है इनिशियल, कितनी दी हुई है, 54 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकंड में, तो ये आ जाएगा 54, 5/18, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो स्पीड थी ये 15 मीटर पर सेकंड थी, यहां से लेकर यहां तक इतने टाइम के लिए। उसके बाद उसने यहाँ पे ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, और इसके बाद रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ। और रिटार्डेशन कितने का, ए इक्वल्स टू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है कितने का रिटार्डेशन हुआ। ठीक है, और उसके बाद तब जाकर, और यहाँ पर भी स्पीड कितनी थी, यहाँ पर भी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर जाके गाड़ी रुक गई है, v इक्वल्स टू 0। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें x1 और x2 दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दोनों को हम ऐड करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले क्या निकालते हैं, मान लो पहले यहाँ पर x1 निकालें। तो x1 के लिए सिंपल है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो x1 निकालने का मतलब क्या है कि स्पीड इंटू टाइम कर दो। तो स्पीड कितनी है, 15, इंटू टाइम कितना, 0.2, तो मल्टीप्लाई करो 3 मीटर। तो ये बहुत आसानी से निकल गया x1। ठीक है, अब उसके बाद हमें x2 निकालना है, फॉर x2। अब जब x2 निकालोगे, तो x2 के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा, ut -12 AT²। माइनस इसलिए क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, उसके बाद भी हम वैल्यू रख सकते थे। तो यहाँ पर x2 u कितना है, यहाँ पे देखो, ये है 15 मीटर पर सेकंड। और टाइम, ठीक है, तो टाइम के लिए, इसमें टाइम नहीं दिया है तो हम लोग इसके इससे नहीं निकालते हैं, टाइम नहीं दिया है ना। अगर टाइम देता तो इससे निकल सकता था। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, तीसरा वाला। ठीक है, उसको लगा देते हैं। तो वो होता है s = v² - u² / 2a। तो यहाँ से अगर निकालते हो, तो यहाँ से डायरेक्ट x2 आ जाएगा, x2 इक्वल्स टू, ये कितना है, ये हो गया 0² - 15² / 2 इंटू, ठीक है, और ए एक्सीलरेशन कितना है, -6। तो ये आ जाएगा -15 × 15 और ये आ जाएगा -12। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो, तो ये आ जाएगा 3×4 = 5। ठीक है, 75 हो जाएगा, और 75 को अगर 4 से डिवाइड करते हो, तो ये आएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 18.75। ठीक है, 18.75 आएगा मीटर। तो x1 x2 आ गया। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो होगा x1 + x2, मतलब ये हो जाएगा 3 + 18.75, और ये आ जाएगा ऐड होकर 21.75 मीटर, या इसको नियरली हम 22 मीटर के इक्वल राइट कर सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है जो 19 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। कैसे, इसमें क्या किया गया है, इसमें देखो, जैसे कार मॉडल दिया हुआ है, दो तरह की कार है, एक जो रिटार्डेशन देता है ब्रेक लगाने पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन देता है। ठीक है, तो इसके लिए जो रिएक्शन टाइम है वो कितना है, 0.20 है। और जो ड्राइवर वाई है उसके लिए इतना दिया हुआ है। तो किसी को भी हम एक को सॉल्व कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अभी हमने इसको सॉल्व किया था, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई थी, इसकी स्पीड आ गई थी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, अगर इसको सॉल्व करोगे, 72 को अगर कन्वर्ट करते हो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसकी स्पीड आ जाएगी शायद 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। अब जो ब्रेकिंग ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ठीक है, और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब कि जब ब्रेक लगाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो इनिशियली पहले इसको कैलकुलेट कर सकते हो उसी तरह से जैसे हमने वहां पे कैलकुलेट किया, जर्नी को दो पार्ट में ब्रेक करके, एक बार x1 निकालो और एक बार क्या निकालो, एक बार x2 निकालो। ठीक है, तो बहुत आसानी से सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बता देते हैं, जैसे इसको अभी हमने ऐसे ही तो बताया, जैसे मान लो ये 15 आया था, तो ये ब्रेकिंग वाला डिस्टेंस कितना आया था, 18.75 आया था, ये 18.75, या इसको हम लोग 19 भी लिख सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे जो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस आया था वो कितना, टोटल जो डिस्टेंस आया था वो कितना आया था, वो आ गया था, उसमें हमने 3 को ऐड कर लिया था, 3 + 19, तब जाके हमारा आंसर कितना आ गया था, 22 मीटर आ गया था। ठीक है, तो यही काम हर एक केस में करना है। ठीक है, सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे ये 54 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तो एक तरह से उसी क्वेश्चन को बना दिया गया थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, तो इसी को 4 बार कर लेना है। डेटा अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन को करोगे तो इसमें जो एक्सेलरेशन यूज किए थे 6, इसमें 6 ना यूज करके क्या यूज करोगे, 7 यूज करोगे, 7.5 यूज करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, अब पुलिस जीप, ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया पुलिस जीप इस, इसमें पुलिस जीप दिया हुआ है, कल्प्रिट गोइंग ऑन मोटर बाइक। ठीक है, पीछा कर रहा है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, द जीप फॉलोज इट एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 72 दे रखा है। ठीक है, 72 किसकी स्पीड है, मोटर बाइक की स्पीड है। ठीक है, अब देखो इसमें हम इसके लिए एक फिगर बनाते हैं। मान लो ऐसे ये कोई टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, ये कोई टर्निंग पॉइंट हमने ले लिया। अब इसमें मान लेते हैं कि जो जीप है ये यहाँ पे कहीं पीछा कर रही है। ठीक है, ये जीप पीछा कर रही है, और उसके बाद दे रखा है, और दोनों की पहले स्पीड हम राइट कर लेते हैं कि स्पीड क्या दी हुई है, जो मोटर बाइक की स्पीड है और जो जीप की स्पीड है। तो मोटर बाइक की स्पीड कितनी दे रखी है, मोटर बाइक की स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और जो जीप की स्पीड दी हुई है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर इसको कन्वर्ट करोगे 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब उसके बाद दिया हुआ कि जो मोटर बाइक है, देखो द मोटर बाइक क्रॉसेज अ टर्निंग एट स्पीड ऑफ, कितने स्पीड से क्रॉस कर रही है, द टर्निंग, यहाँ पे क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर देन द बाइक। ठीक है, मतलब जब बाइक यहाँ पे है, मान लो ये टर्निंग है, और जब बाइक यहाँ पर है, तो जीप का पता नहीं है कि जीप कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद मान लो यहाँ पे जीप पहुंची हुई है, यहाँ पे बाइक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी बाइक है और यहाँ पे कहीं जीप है, ये जीप है। ठीक है, और ये टर्निंग है। उसके बाद जब ये बाइक चली जाती है, ठीक है, मान लो बाइक यहाँ पे पहुंच गई। ठीक, अब जीप यहाँ पे पहुंच रही है, मतलब बाइक के पहुंचने के 10 सेकंड के बाद। ठीक है, जीप बाइक का पीछा कर रही है। अब बाइक जब आगे निकल जाती है टर्निंग से, ठीक है, तो 10 सेकंड बाद जीप यहाँ पे पहुंच पाती है। तो यहाँ पे ये सोचो बाइक वाले की स्पीड कितनी है, बाइक की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो 10 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 200 मीटर कवर कर लेगा। ठीक है, ये 200 मीटर कैसे आया, इसकी स्पीड कितनी है बाइक की, 20, और 10 सेकंड में कितना कवर करेगा, 20 × 10, तो ये 200 मीटर कवर कर लिया। ठीक है, अब अगर ये 200 मीटर कवर कर लिया है, अब जीप वाला इसका पीछा कब कर पाएगा, जीप की जो स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएं, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है किसी एक को रोक देना होता है। ठीक है, या यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी 5 आएगी, कैसे, यहाँ पे इसको रोको, तो इसको रोकोगे तो इसकी स्पीड इसको मिल जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो 25 - 20 कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब जो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब कि जो हम ये मानेंगे कि जो जीप है वो केवल 5 की स्पीड से ही आगे बढ़ पा रही है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड एक्चुअल में 25 है, लेकिन जो बाइक है उसकी भी तो स्पीड है 20, तो वो पीछा नहीं कर पाएगा। तो वो पीछा कितने से कर पा रहा है, 5 से ही कर पा रहा है। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी 5 आ गई। अब कितना, अगर यहाँ पे निकाला जाए कितना टाइम लगेगा ओवरटेक करने में। ठीक है, तो अगर हमें टाइम का कैलकुलेशन करना है, तो इसके लिए अगर हमें टाइम का कैलकुलेशन करना है, ये भी थोड़ा सा हैंग कर गया था। ठीक है, अब सही हो गया। तो यहाँ पे अगर हमें टाइम का कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस कवर करना है 200, और जो स्पीड हमें दी गई है वो 5 है, रिलेटिव वेलोसिटी से ही कवर कर पाएगा वो। तो ये टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 40 सेकेंड। ठीक है, इसका ये मतलब है कि टर्निंग से, ठीक है, जब जीप टर्निंग में पहुंच गई है, तो टर्निंग
से 40 सेकंड के बाद ये बाइक को पकड़ सकती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया हाउ फॉर, टाइम नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कितने दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर बाइक वाले को वो पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अब इसकी स्पीड बताओ जीप की, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना है तो हमने कहा जो टाइम है वो 40 सेकंड है, और स्पीड कितनी है? तो स्पीड इंटू टाइम फार्मूला लगा दो, स्पीड इंटू टाइम। तो जो जीप है उसी को पकड़ना है, तो उसकी स्पीड कितनी दी हुई है? 25। और टाइम कितना लग रहा है? तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। इसका मतलब टर्निंग पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर जाके जीप जो है वो मोटर बाइक को कैच कर सकती है। ठीक है, उससे पहले की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है, अ कार ट्रेवलिंग at 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रेवलिंग 42 किलोमीटर पर आवर एज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, दोनों कार का लेंथ दे रखा है कि दोनों कार का जो लेंथ है वो कितना है, 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर मान लो इसमें ओवरटेक का केस है, तो हम दोनों की पहले स्पीड राइट कर लेते हैं। ठीक है, मान लो एक की जो स्पीड है U1 वो दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड है U2, ये गिवन है 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर इसको जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो जो पहली वाली स्पीड है, ठीक है, ये आ जाएगा 5.18 से मल्टीप्लाई करो तो 16.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और जो दूसरा वाला है इसको अगर 5/18 से करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 11.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब बस हमने क्या किया, मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब इसमें अगर मान लो दोनों कार को हम ऐसे बनाते हैं यहाँ पे कि मान लो एक कार यहाँ पे है और इसकी स्पीड कितनी है, 16.6 मीटर पर सेकंड, और जो दूसरी कार दी हुई है, दूसरे कार की स्पीड है 11.6 मीटर पर सेकंड, और दोनों का लेंथ दिया हुआ है कि इसका जो लेंथ है ये 5 मीटर है, और इसका भी लेंथ जो है वो 5 मीटर है। अब यहाँ पर ओवरटेक कर रहे हैं, तो इसमें ओवरटेकिंग के लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब कि अगर इन दोनों में हम देखें रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका ये होता है किसी एक को रोक देना होता है। जैसे मान लो अगर ये कार इसको ओवरटेक कर रही है, तो हमें इसको क्या कर देना है, हमें इसको रोक देना है, और इसको रोकने के बाद इसकी स्पीड इसको मिल जाती है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब जब इसकी हम स्पीड देखेंगे तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? इसकी स्पीड आ जाएगी 16.6 माइनस 11.6, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका ये मतलब है हम ये मान के चलेंगे कि जो दूसरी वाली कार है, मतलब ये मान लो ए है और ये बी है, तो बी वाली कार रुकी हुई है और ए वाली कार उसके उसका पीछा कर रही है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें। ठीक है, और जब ओवरटेक होगा तो ओवरटेक में जो अगर हम टाइम हमें निकालना है, तो टाइम का मतलब होता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो डिस्टेंस होता है वो दोनों का क्या हो जाता है, लेंथ ऐड हो जाता है, तो 5 + 5, और जो रिलेटिव वेलोसिटी वो भी कितना है, 5। तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा 10/5 आ जाएगा, तो ये फाइनली टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब ओवरटेक करने में जो टाइम लगेगा एक दूसरे को, ठीक है, वो 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओवरटेक का सीधा सा मतलब ये है ना कि मान लो ये कार ये ए वाली कार है, और यहाँ पे मान लें ये बी वाली कार है, इस तरह से। तो जब ये ए वाली कार यहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, तो हम मानेंगे कि ओवरटेक हो गया। तो अगर यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर, मान लो यहाँ पे हम एक लाइन बना दें और बोले कि इस पर्टिकुलर लाइन ने या इस पॉइंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसने ये 5 और प्लस ये 5, इसने 10 मीटर कवर किया। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 5 + 5 हमने कर दिया। ठीक, वैसे अभी ये तो क्लियर हो गया कि टाइम कितना आया। ठीक है, टाइम ओवरटेकिंग का टाइम निकालने का तरीका ये है कि हम क्या करें, दोनों के लेंथ को ऐड कर दें, वो डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जो रिलेटिव वेलोसिटी है उससे डिवाइड कर दें, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड से टाइम निकल जाता है। तो टाइम आ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे कि फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। ठीक है, कि जब ओवरटेक हुआ उसमें कितना डिस्टेंस यूज हुआ। तो इसमें जो ओवरटेक कर रही, ये वाली कार ओवरटेक कर रही है,
तो ये सोचो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ये कवर कर लेगी। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्टेंस यूज अगर हमें निकालना हो तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 16.6 इंटू 2 कर दें, प्लस उस कार का खुद का भी तो लेंथ है, तो हम क्या कर दें, 5 और ऐड कर दें। ठीक है, तो ये जो आएगा ये आंसर हो जाएगा और यही टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, हमने ये निकाला कि कार जो है वो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, और प्लस में डिस्टेंस कवर कर रही है और प्लस में उसका खुद का लेंथ हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ जाएगा, ये शायद आ जाएगा 33.2 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 38.2, या इसको हम 38, ठीक है, यूनिट मीटर। ठीक है, 38 मीटर हम राइट कर सकते हैं, ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस यूज्ड। ठीक है, इतने डिस्टेंस का यूज होगा या इतना रोड यूज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो इसके लिए देखो, इसके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर एक बॉल है और बॉल को हम वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितने स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो जब ये अपने मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और ये जो वेलोसिटी इसको u मान लो, तो अगर h निकालना हो तो यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन के लिए इक्वेशन यूज करें तो क्या यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2as का अगर हम यूज करते हैं तो ये तो 0 हो गया है। यू स्क्वायर कितना, 50 इंटू 50 माइनस 2 इंटू 10 इंटू, और यही h हो जाएगा। हमने माइनस क्यों यूज किया, क्योंकि रिटार्डेशन होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, h इक्वल्स टू, और ये आ गया 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 10, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, ये जितना आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125 मीटर। ठीक है, 125 मीटर आ गया। उसके बाद इसके लिए डायरेक्ट भी एक फार्मूला ऐसे याद रख सकते हो कि हाइट निकालने का फार्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक, और अगर किसी एंगल पे प्रोजेक्शन होता है तो बस यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कर देते हैं। ठीक, ये हाइट निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सेकंड, सेकंड गिवन क्या है, सेकंड गिवन है द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या, उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे स्पीड 50 है, 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, 40, उसके 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, 30, ऐसे 20, 10, उसके बाद 0। तो मैक्सिमम हाइट तक जाते जाते टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 5 सेकंड। मतलब 5 सेकंड में वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। ये फार्मूला यूज कर सकते हो, तो फार्मूला होता है u बाई जी। ठीक है, ये फार्मूला यूज करोगे तो डायरेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा, तो 5 सेकंड आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम हाइट पे हमें निकालना है, मतलब हाफ पे, तो जैसे मान लो बॉल ऐसे गया, ठीक है, और फिर बॉल ऐसे वापस आ रहा है, तो हमसे कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, द स्पीड एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब ये पूरा कितना है, पूरा है 125 मीटर, तो इसका मतलब 125/2 पर, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या पता करना है, स्पीड पता करनी है। तो चलो मान लो यहाँ पर कितना मान लिया जाए, यहाँ पे मान लेते हैं 0, और यहाँ पर इसको v मान लेते हैं, तो v हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो, ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अगेन यूज कर दो। तो यहाँ पे वी स्क्वायर, या डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट फार्मूला अगर यूज करते हो तो फार्मूला होता है यहाँ पे v इक्वल्स टू √2gh। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितना, 125/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √1250। ठीक है, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप एट स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या दिया हो, जैसे मान लो ये कोई बैलून है, तो इसके अंदर
ठीक है। मान लो इसके इसके अंदर कोई पर्सन है और ये बॉल लेकर बैठा हुआ है। ठीक, तो बैलून जो है कितने स्पीड से ऊपर जा रही है? बैलून है 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रही है। तो अब बॉल इज ड्रॉप्ड, तो इसमें से अगर बॉल को ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है, तो वो ड्रॉपिंग का केस नहीं होगा। जो स्पीड बैलून की है वही स्पीड किसको मिल जाएगी? बॉल को मिल जाएगी। तो इसका मतलब बॉल को 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर थ्रो किया जा रहा है। ठीक है। तो अब यहां पर ये बताना है, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, मतलब टाइम बताना है कि कितने देर में ये बॉल वापस आएगा ग्राउंड तक। ठीक है। तो इसके लिए देखो यहां पर, और उसकी हाइट कितनी दी हुई है? हाइट ऑफ 60 मीटर। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो हाइट है, ये हाइट गिवन है 60 मीटर। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये यूज कर सकते हैं साइन कन्वेंशन के साथ, कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी देखें, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम राइट करेंगे 7 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर हम डिस्प्लेसमेंट राइट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को हम राइट करेंगे -60। ठीक है। अच्छा, -60 क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड कैसे हो गया? जब बॉल नीचे आएगा, ठीक है, तो अगर इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम देखें तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में जब यहाँ पर फाइनल पोजीशन नीचे रहता है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, नेगेटिव लिया जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या राइट कर दिया? -60। और ये जो है ये अपवर्ड है, मतलब साइन कन्वेंशन में यूज किया किया जाता है कि अगर अपवर्ड मोशन है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और अगर डाउनवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे? यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। मतलब मोशन नहीं, जो भी चीजें अपवर्ड है उसको पॉजिटिव लेना है, जो भी चीजें डाउनवर्ड है उसको नेगेटिव लेना है, अगर साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हो तब। ठीक है। जैसे मान लो हम ग्रेविटी का केस ले, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लें, तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करती है, तो ग्रेविटी हमेशा ही क्या रहेगी? यहाँ पे नेगेटिव रहने वाली है। ठीक है, जैसे इसको हम यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे हम ए की प्लेस पे -g यूज करेंगे। अब जब इक्वेशन लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये s कितना आ गया? -60। और u कितना है? 70। और माइनस हाफ, ये हो गया g मान लो। ठीक है, या इसका वैल्यू राइट भी कर सकते हो। कितना? 10। ठीक है, इनटू, और यहाँ पे क्या आ गया? टी स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -60 इक्वल्स टू 70। और ये 5 हो जाएगा, -5t स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको इधर लेकर आते हो, या अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 60 इक्वल्स टू -70 प्लस 5t स्क्वायर। हमने माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5t स्क्वायर -70 -60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें टाइम ही तो निकालना है। तो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गया, अब इसको सिंप्लीफाई करके हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर टाइम को निकालना है तो इसके लिए फार्मूला हम क्या यूज करेंगे? -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? t इक्वल्स टू, माइनस बी का मतलब ये हो जाएगा माइनस, तो ये +7 हो जाएगा, प्लस माइनस √ और b² में ये 49 आ जाएगा, -4 × 5। ठीक है, इंटू, और जो c है कितना आ गया? यहाँ पे ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो इसको जब यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो ×2 और एक्सीलरेशन के, ये सॉरी, ए जो है ये आ गया 5, एक्सीलरेशन नहीं है, ये होता है। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेते हो तो उसके बाद में ये आंसर आ जाएगा। वैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो इसको थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस, और ये आ जाएगा √49, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये कितना आ जाएगा? 20 × 60, तो ये आ जाएगा 1200 अपॉन, ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो चलो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो t इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस, ठीक है, और ये 1249 आ जाएगा। तो 1249 35 का होता है 1225, तो ये अप्रोक्सीमेटली 35 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 35.75 ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे अपॉन 10 आ गया, तो ये t इक्वल्स टू, अब अगर इसको ऐड करते हो तो 42
अपॉन 10, ठीक है, मतलब ये नियरली इतना आएगा। उसके बाद में ये टाइम आ जाएगा 4.2 सेकंड के आसपास ये वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आ रहा है, लेकिन एक को हम लोग क्या कर देंगे, नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम नेगेटिव होगा नहीं, तो केवल पॉजिटिव वाले वैल्यू को लेकर सॉल्व कर लेना है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। तो ये भी इसी तरह का ही क्वेश्चन लग रहा है। ये मान लो 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको थ्रो किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए भी हमने फार्मूला बताया ही था कि 28 फार्मूला था, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो ये आ गया 28 इंटू 28 अपॉन 2 इंटू, अब ये जो भी वैल्यू ले सकते हो ले लो, ठीक है, 9.8 ले सकते हो या 10 ले सकते हो, जो भी करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें सेकेंड है, फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि मान लो जब इस बॉल को ऐसे थ्रो किया गया, ठीक है, तो इस बॉल को मान लो यहाँ तक बॉल गया, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि जस्ट 1 सेकेंड पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो 1 सेकेंड पहले की अगर हम बात करें, मतलब इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पूछा जा रहा है कि वीए का वैल्यू कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, वीए का वैल्यू कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि तभी ना 1 सेकंड बाद ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हमेशा ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट बताया कि जैसे मान लो ये अगर पेन है, इस पेन को अगर हम 20 की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर देते हैं, ठीक है, तो 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, 10 सेकंड, और 1 सेकंड बाद अगेन इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। और जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तो ये अब और ऊपर नहीं जाएगा, वहां से ये वापस आना स्टार्ट करेगा, और अगेन 1 सेकंड बाद 10, अगेन 1 सेकंड बाद 20, इस तरह से इसका स्पीड वेरी करेगा। तो इसमें यही ना पूछा है कि 1 सेकंड पहले इसकी स्पीड कितनी रहेगी, तो 1 सेकंड पहले इसकी स्पीड यही रहेगी। और केवल इसी की नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करो, ठीक है, मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड पहले हर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी ही रहने वाली है। ठीक है, तो शायद इसी पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकेंड सच एज 40 और 80। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्पीड 40 हो या 80 हो, हमेशा 1 सेकंड पहले मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से 1 सेकंड पहले सभी की स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक, इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड, फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो अगर बॉल को ड्रॉप किया गया, ठीक है, तो सोचो जब यहाँ पर सिक्स्थ वाला बॉल होगा, जब यहाँ पे सिक्स्थ वाला बॉल होगा, ठीक है, तो फिफ्थ वाला बॉल यहाँ पे होगा, ठीक, फोर्थ वाला यहाँ पे होगा, थर्ड वाला यहाँ पे होगा, और इस तरह से मान लो सिक्स्थ वाले को भी ड्रॉप नहीं किया गया, तो यहाँ पे इस तरह से हम सिक्स बॉल बना दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम देखें कि ये जो फर्स्ट वाला बॉल है, ये फर्स्ट बॉल है, सेकंड बॉल है, थर्ड बॉल है, फोर्थ बॉल है, फिफ्थ बॉल है और सिक्स्थ बॉल है। ठीक है, तो जब सिक्स्थ वाले बॉल को जस्ट ड्रॉप ही किया जाना है, तो पहला वाला बॉल, ठीक है, कितना कितना टाइम एक तरह से कवर कर लिया है। ठीक है, तो और ये वाला कितना टाइम कवर कर लिया है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि अगर हम इसकी बात करें, तो इसके लिए जो टाइम है कितना, 1 सेकंड तक ये जर्नी कर चुका है, चल चुका है। अगर इसके लिए हम बात करें ये कितना टाइम, तो ये 2 सेकंड की जर्नी है। और तीसरा वाला बॉल जो है, ये इसकी जर्नी पूछी जाए, तो ये 3 सेकंड की जर्नी कवर कर लिया है। ठीक है, तो हमसे केवल थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बॉल के बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, कि इनका पोजीशन क्या होगा। तो इनको जब ड्रॉप किया गया, तो इसके लिए भी यू कितना था, 0, इसके लिए भी यू कितना था, 0, इसके लिए भी यू कितना था, 0। ठीक है, और एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन तो वही रहेगा जी, यहाँ पर भी जी, और यहाँ पर भी एक्सीलरेशन जी। तो हम नॉर्मली यहाँ पर सिंपली फार्मूला लगा सकते हैं कि मान लो अगर हम यहाँ पे ये सिक्स्थ और ये फिफ्थ बॉल है, तो अगर हम थर्ड बॉल के लिए निकालें,
तो थर्ड बॉल के लिए क्या यूज करोगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो यू कितना है, 0 है, प्लस हाफ, और एक्सीलरेशन 10 हो जाएगा, और टाइम कितना है थर्ड वाले के लिए, टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो ये 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर फोर्थ वाले का निकालोगे तो ये भी हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 10, और इसकी जर्नी कितनी 2 सेकेंड की, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, इसी तरह से अगर फिफ्थ वाले बॉल के लिए निकाला जाए तो उसके लिए भी क्या होगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 0 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन 10 हो गया, और टाइम कितना हो गया इसके लिए 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 ही सेकंड ये चला होगा ना। ठीक है, तो इस केस में इसके लिए टाइम 1 ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर। इसका मतलब कि जो थर्ड वाला बॉल है वो 45 मीटर नीचे आ चुका होगा। शायद स्क्रीन के साथ कुछ इशू हो गया। और हम लोग कितना क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए थे, ये शायद क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो एक तरह से 26 क्वेश्चन तक ये हो गया है। और इसके बाद जो 26 टोटल कितने क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है। और नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम बाकी 26 क्वेश्चन को भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को ओवर करते हैं।